जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और इस वक़्त हमें इंडिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब सुमित पीर जी जॉइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो सुमित पीर जी। थैंक यू आज मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। जी, मोस्ट वेलकम। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं सुमित जी, वो बड़े अहम टॉपिक्स हैं। मेरे पास 2 टॉपिक्स इस वक़्त मौजूद हैं। एक तो ये कि इंडिया ने 120 कंट्रीज़ को इनवाइट किया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। यानी अभी तो G20 आगे होना है, तो उससे पहले ही एक और बड़ी समिट हम ये देख रहे हैं जिसे कहा जा रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये क्या है? इसका एजेंडा क्या है? और पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया? और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है और वो ये है कि जो इंडिया है उसके बारे में ब्लूमबर्ग में ये खबर शाया हुई है। मुझे ब्लूमबर्ग में मिली, मैं आपको बता रही हूँ कि मोदी टेक्स स्टेप्स टू अलाउ येल ऑक्सफोर्ड टू ओपन इंडिया कैंपसेस। कमाल की खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड और येल यूनिवर्सिटीज जो हैं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, उनको कहा गया है कि वो इंडिया में कैंपसेस ओपन करें। वाह। तो पहले हम स्टार्ट किए लेते हैं सुमित जी। ये जो एक बड़ा स्टेप आपने लिया, कहा जा रहा है कि अब आप वहां की यूनिवर्सिटीज को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर आकर कैंपसेस खोलें। हम तो पहले ही तारीफ करते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। हम कहते हैं भाई हमारा भी अगर ऐसा एजुकेशन सिस्टम बन जाता तो हम भी आज कहाँ के कहाँ होते। मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके से सोचा कि ये स्टेप लिया जाए और क्या उनकी तरफ से क्या जवाब आया है, क्या वो रेडी है इसके लिए? देखिए, आलिया जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है आपके शो पे आके। थैंक यू। ये जो देखिए, हमें एक दो तीन चीजें यहाँ समझनी पड़ेगी। इसका हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या, लॉजिक क्या है। पहली बात, जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में, करीब आप जान के हैरान होगी, 86% ऑफ द कंट्रीज हैव लेस देन $10,000 ऑफ जीडीपी। 86% ऑफ द कंट्रीज। ये कंट्रियां बहुत बड़ी है। केवल 14% कंट्रियां ऐसी है जिनका जीडीपी $10,000 से ऊपर है, तो जिनको हम अमीर कंट्रियां कहते हैं। तो हम बोला जाए तो 86% कंट्रियां दुनिया में अमीर नहीं है। एक गलती जो हर इमर्जिंग सुपर पावर ने की है, जो हम नहीं करना चाहते, एक गलती जो हर कंट्री कर चुका, वो हम अवॉइड कर रहे हैं। एक गलती, एक सोच को बदलने का मौका भी ला रहे हैं। गलती क्या है? जब जापान उभरा था तो जापान ने कहा विल सेल टू अमेरिका। चाइना उभरा, चाइना ने कहा विल सेल टू अमेरिका। या वो जो 14% कंट्री, हम उनको बेचेंगे, अमेरिका नंबर 1 है, उसका कोई मुकाबला नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम जो बढ़ रहे हैं सुपर पावर, हम कर रहे हैं बात 86% कंट्रीज की। और अगर इनमें एक मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डाटा बताऊं, आज की डेट में 3.5 to 4 बिलियन ऑफ द कंज्यूमर्स लिव इन दीज 86% ऑफ द कंट्रीज। इंपॉर्टेंट चीज है। 3.5 से 4 बिलियन, यानी कि दुनिया की आधी आबादी इन कंट्रियों में रहती है, जो कंज्यूमर्स है। कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हैं, उन्हें हम नहीं गिनते। और करीब 1 बिलियन कंज्यूमर ही रहता है डेवलप कंट्रीज में। अगर मैं मैथमेटिकली भी देखूं, 3.5 to 4 बिलियन मच बिगर मार्केट है देन 1 बिलियन, जहां कंपटीशन बहुत है। और पॉइंट नंबर 3 मैं बोलूं, हम कह रहे हैं वासुदेवम कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो हम जब आ रहे हैं तो हम अपने फायदे के लिए नहीं आ रहे हैं। हम अपना, भाई मैं अपना फायदा उठा लूं, मैं अपना माल कमा लूं, वो निकल लूं, नहीं, वो नहीं, वो मंशा नहीं है। मंशा ये है कि जो 86% कंट्रीज है, जिसमें बहुत बड़ा चीज एक अफ्रीका का है। आपको बताऊं, पूरे अफ्रीका का मिलके इंडिया से कम जीडीपी है। पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट का इंडिया से कम जीडीपी है आज के डेट में। और अफ्रीका में इतनी कंट्रियां हैं। अफ्रीका की पूरी 63 कंट्रियां जिन्हें दुनिया ने निगलेक्ट किया था, हमारे डेफेक्सपो में आई, हमारी नो मनी फॉर टेरर में आई। और अफ्रीका में अगर आप देखें, आज चाइना की इन्वेस्टमेंट करीब 75 बिलियन डॉलर है। और हमारी इन्वेस्टमेंट आलिया जी आज के डेट में वहां 73 बिलियन डॉलर है। तो ऐसे नहीं हमने चाइना में, अफ्रीका में इन्वेस्ट नहीं किया। आज अफ्रीका इंडिया को दोस्त देखता है, चाइना को दुश्मन देखता है। चाइना ने डेट ट्रैपिंग की, इंडिया ने दोस्ती की है। अब 100 कंट्रियों को जिनको चाइना ने करीब करीब डेट ट्रैप के 60 तो करीब तुम्हारे पैसे नहीं दे सकते। और इंडिया ने क्रेडिट लाइन दी है, दवाई दी है। दवाई जो भी अफ्रीका में जाती है, सारी इंडिया से जाती है। आपको एक और चीज बताऊं, कुछ टाइम पहले चाइना में 200 करीब ये टू व्हीलर कंपनियां थी, जो चाइनीज डोमिनेटेड थी अफ्रीका में। आज के डेट में जब से बजाज और टीवीएस, हमारे दो ब्रांड के, 160 चीनी कंपनियां बंद हो गई है। नंबर 1 सेलिंग टू व्हीलर इन होल ऑफ अफ्रीका इज बजाज बक्सर है, शायद बक्सर एक बाइक आती है उनकी, और टीवीएस है नंबर 2। तो ये जो इंडिया के प्रति वहां एक जो एक डेवलपमेंट हो रही, और एक और पहले कहते थे जी अफ्रीका में चाइना ने बहुत जमीनें ली है। हमने उनसे ज्यादा जमीनें ली है फॉर लेंटिल एंड पल्सेस कल्टीवेशन, क्योंकि पल्सेस की डिपेंडेंस हमारी इधर उधर थी, उसको रिड्यूस की है। आज अफ्रीका भारत को एक अपना दोस्त समझता है और भारत के साथ चलने को तैयार है। वही बात है साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में हर कोई अमीर नहीं है। अमेरिका अमीर है, साउथ अमेरिका अमीर नहीं है।
ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया और कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रियों को जुड़ा लूं तो 100-120 कंट्री तो ये हो गई। तो इन 120 कंट्रियों की बात करना, इनके बारे में सोचना, इनके मसलों को रखना, इनकी चीजों को चलाना, वो बात है। अब इसमें एक ये हो गया बड़ी पिक्चर, थॉट प्रोसेस क्या है। अब इसमें कई सारी चीजें आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आती है, ईज ऑफ लिविंग आती है, एजुकेशन आती है, हेल्थ केयर आता है। आपको याद होगा हमने अपना कोविन प्लेटफॉर्म 35 कंट्रियों को दिया फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए, आप करो जी इससे मैनेज। अफ्रीका में ऑलमोस्ट सारी कंट्रियां हमारा कोविन एप्लीकेशन यूज कर रही कोविड मैनेजमेंट के लिए। हमने वैक्सीन 140 कंट्रियों को दी, करीब करीब 33 कंट्रियों से हमने पैसे नहीं लिए। तो आलिया जी, तो इन सब चीजों पे काम करना है। अब आते हैं एजुकेशन पे। एजुकेशन जो मार्केट है अभी करीब 445 से 500 बिलियन डॉलर की है, और जो हायर एजुकेशन का मार्केट है करीब कोई 240 कहता, कोई 180 कहता, कोई 190 कहता। तो अराउंड अबाउट आप कह सकते हैं लगभग 170-75 करीब करीब एजुकेशन का मार्केट है। CAGR 12.75%, अमेजिंग। और यूएस में की अगर हम बात करें तो 21 से लेके 25 तक 45 बिलियन डॉलर का मार्केट केवल यूएस में बढ़ेगा, 45 बिलियन डॉलर का। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देखें यूएस की, जब मैं भी पढ़ा हूँ, आई एम कॉर्नेल एलुमनाई, कॉर्नेल इज आईवी वाई लीग यूनिवर्सिटी में, कॉर्नेल एलुमनाई। तो अगर आप देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी या तो चाइनीज होंगे या इंडियन होंगे, नंबर 1। 50 से 60% स्पेस इज टेकन बाय चाइनीज एंड इंडियंस, कोकेशन 40% पे रह गए। किसी भी यूनिवर्सिटी के डीन देखिए आज इंडियन है, किसी यूनिवर्सिटी में थोड़े इंडियन ज्यादा, किसी में थोड़े चाइनीज ज्यादा है। पर सच्चाई ये है कि इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का खर्चा बहुत ज्यादा है, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए साल का लगता है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। इन यूनिवर्सिटियों में एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी होती है। हमारे IIT IM है, हमारे यहाँ जो IIT है, IIT आपके मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी है, अभी MOU साइन हो गया है। IIT 7 कंट्रियों में जाएगा। IIMs हमारे ऑलरेडी 4 कंट्रियों में, 5 कंट्रियों में प्रेजेंट है। इस 4 और 5 आई कांट रिमेंबर करेक्टली। हम अपनी एजुकेशन को तो बाहर ले रहे हैं, अब बाहर की एजुकेशन को हम यहाँ लाएंगे। एक तो उससे क्या होगा, ये एजुकेशन जो अभी 80 लाख में होगी, यही करीब 15-16 लाख में आ जाएगी। तो ये पूरे इंडिया के जनमानस के लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। अभी जो हम करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए के इक्वलेंट के डॉलर दे रहे हैं, वो हमें नहीं देने पड़ेंगे। एजुकेशन यहाँ आएगी, नो हाउ यहाँ आएगा, रिसर्च यहाँ आएगा, इंक्यूबेटर्स यहाँ आएगी, टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, स्टार्टअप्स यहाँ आएंगे। पहली बात, पहला आइडिया ये। दूसरी बात, हमारे आसपास ही जो 120 कंट्रियां हैं, जिनको हम 86% वाली जिनको मैं गिनता हूँ, उनको लिए आना आसान हो जाएगा। अमेरिका अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, यहाँ तो कर पाएंगे। वैसे ईश्वर की कृपा से हमारे पास यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कमी नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड वी हैव लॉट ऑफ कॉलेजेस। तो अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, इंडिया एजुकेशन हब बन जाएगा। आप देखिए IT की शुरुआत भी ऐसी हुई थी 10-20 साल पहले, 20-30 साल पहले कुछ खास था नहीं। आज IT का हब बन गया, एजुकेशन का हब बनाना। तो अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, दैट इज द मोटिव फॉर इंडिया एंड फॉर ऑल। और हमने क्या बोला, हम अब जैसे स्टैनफोर्ड की बात करें, आप ऑक्सफोर्ड की बात करें, येल की बात करें, इनके साथ ऑलमोस्ट MOU साइन हो गया। अभी ये कागज प्रक्रिया हो रही है। एक हमारे यहाँ होता है UGC, यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स कमीशन एक बार वो रूपरेखा दे दे, एक मतलब फॉर्मेट दे दे, वो फिर उसके बेसिस पे एक बिल बनेगा, पार्लियामेंट में अप्रूव होगा। उससे क्या होगा, इन 3 से शुरुआत होगी, कोई भी फिर आके यहाँ कैंपस लगा सकता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो रिकॉग्नाइज होगा, वो फैकल्टी अपनी लेगा, सिस्टम अपना लाएगा, जो मर्जी लाएगा। तो आज से 2-4 साल बाद इंडिया में आपको ऑप्शन होगी, एक इंडियन यूनिवर्सिटी, एक फॉरेन यूनिवर्सिटी। और ये अमेरिका और UK पे नहीं रुकेगा आलिया जी। हमारे काफी बच्चे, करीब हमारे 60,000 बच्चे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, हमारे 1 लाख बच्चे जाते हैं कनाडा। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाले भी तो यहाँ आएंगे। फिर किसी मिडिल ईस्ट वाले को आना, किसी अफ्रीकन को आना, सबको यहाँ आना। अगर आप इतिहास में जाए, नालंदा, शारदा, ये सारी यूनिवर्सिटियां यहाँ थी। ह्यूंगसांग भी तो यहाँ पढ़ने आया था। अगर आप याद करें, ह्यूंगसांग भी यहाँ पढ़ने आया था। इंडिया वाज द एजुकेशन सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड। इसको एजुकेशन सेंटर फिर बनाना, और अपने लिए नहीं बनाना, अपने डॉलर नहीं बचाने। 500 बिलियन की भी बात नहीं कर रहा। ये जो 120 कंट्रियां हैं, जो 86% ऑफ द दुनिया है, इनको भी तो पढ़ाई का हक है, इनको भी तो एजुकेशन का हक है, इनको भी तो तरबियत का हक है। और मैं आपको बताऊं आलिया जी, जो कौम लिटरेट नहीं है वो गुलाम रहेगी। गुलाम किसी चीज की, आज किसी चीज की, कल किसी चीज की, परसों किसी चीज की। तो बेहतरीन तरबियत एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। So Oxford, not made in India, Oxford in India. So you will have 2 options: Oxford in London, Oxford in India, Yale in USA और Yale in India. ये प्रोसेस है। ओके, बहुत सारी आपने तफसील बताई और फैंटास्टिक, फिनोमिनल जॉब। अगर मैं ये कहूँ, ये जो स्टेप लेने जा रहा है इंडिया, ये तो मतलब
कहाँ का कहाँ निकल जाएगा, ऐसी एजुकेशन जब वहां पर होगी। मेरे पास 2-3 सवाल मेरे ज़हन में जो आए, एक तो ये है कि ये बताइए कि क्या इंडिया वो पहला कंट्री है कि जिसके जो है वो इस तरह से कैंपसेस वहां पर होंगे? और दूसरा एक और बात कि जो फैकल्टी है, टीचर्स की आप बात करें कि वो वही इंडिया से होगी, तो फर्क तो रहेगा क्योंकि वहां की फैकल्टी और फिर यहाँ की फैकल्टी में फर्क है। तो जो वो तो ठीक है कि अगर किसी के पास एक्सपेंसेस उसके ज्यादा हैं, आपके कम हैं, तो इस बिना पर तो लोग आएंगे। लेकिन अगर किसी के पास पैसा है तो वो ये देखेगा कि वहां की फैकल्टी जो है वो वाली नहीं है, तो वो उधर चला जाए। इसको आप कैसे डील करेंगे? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी कुछ टाइप्स है, अगर हम आईएसबी की बात करें, उसमें 3 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बिजनेस स्कूल ऑलरेडी, और आईएसबी काफी साल से यहाँ चल रहा है। और हमारे मेरे एक जानने पहचाने वाले, मेरे मित्र है, मुझसे बहुत सीनियर है, प्रोफेसर महाजन साहब, वो अभी टेक्सास में यूनिवर्सिटी के डीन है, तो वो आईएसबी के डीन भी रह चुके हैं। तो अभी क्या है आलिया जी, यहाँ पे आप एक बात देखिए, ये टाइप्स ऑलरेडी चल रहे, पर अभी कैंपस नहीं, क्योंकि ऐसा लीगल सिस्टम था नहीं, ऐसा विजन था नहीं। इंडिया को एजुकेशन हब ऑफ द फॉर द इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड बनाने का विजन नहीं था। ये विजन और मिशन लाए हैं मोदी जी, क्योंकि अभी भी टाइप्स हैं, कोई आधा कहीं जॉइंट वेंचर, कहीं कुछ। अब क्या है, पूरा पूरा टाइप नहीं, पूरी पूरी यूनिवर्सिटी का कैंपस आएगा। उसके उनके पास ऑप्शन होगी, वो फैकल्टी बाहर के लिए, यहाँ के लिए। जैसे यहाँ जैसे 3 बोर्ड चलते हैं, सीबीएसई चलता है, आईसीएसई चलता है और आईबी चलता है। आईबी इज एफिलिएटेड टू ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज। तो आईबी आईबी के जो स्कूल्स है, कुछ फैकल्टी यहाँ की होती है, कुछ वहाँ की होती है। तो ठीक उसी तरह से यूनिवर्सिटीज विल हैव ऑप्शन ऑफ गेटिंग फैकल्टी फ्रॉम देयर एंड गेटिंग फैकल्टी फ्रॉम हियर। और मैं आपको ये बताया था शायद आपके शो पे, 2014 में जो हमने वर्क परमिट इशू किए थे, वर्क वीजा, वो करीब 50,000 से 1 लाख थे। अभी जो डाटा आया है 2022 के एंड में, आलिया जी, ये डाटा बढ़ के 70 लाख हो गया है, 7 मिलियन, फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख। अब मैं 1 लाख भी ले लेता हूँ, हायर साइड पे ले लेते हैं, मोदी जी के आने से पहले और मोदी जी के आने के बाद ये डाटा पहुंच गया 70 मिलियन। तो हम वीजा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, और इतना बड़ा डाटा का राइज आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा, इतना बड़ा डाटा का राइज आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो ये हमने अचीव किया है। ठीक उसी तरह से अगर इनको कल 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख प्रोफेसर लाने, लाइए ना। हमने मना थोड़ी किया, हम तो कह रहे सबको बाहर से लाइए। हम ये नहीं कह रहे आप इंडियन प्रोफेसर लो, आपका कैंपस, आपकी मर्जी, आपको पूरी मान्यता यहाँ है, आपको पूरी फ्रीडम है जो आप करना चाहें। फिर आपका पॉइंट रहा कि भाई एक्सपोजर। अब देखिए, मैं हैविंग बीइंग और कॉर्नल एलुमनाई, एक आईबीवाई लीग यूनिवर्सिटी है, काफी लोग जो वहां जाते हैं वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए। एक टाइम ऐसा होगा आलिया जी, शायद यूएस में 5 या 10 नेशनलिटीज के लोग पढ़ेंगे, इंडिया में 150 नेशनलिटीज या 100 नेशनलिटीज के लोग पढ़ेंगे। तो जो एक्सपोजर होगा वो इंडिया में आपको ज्यादा होगा, क्रॉस कल्चरल एक्सपोजर, क्योंकि इनका जो जो बाहर की यूनिवर्सिटी है वो चलती है कंटेंट पे, कंटेंट उनका अपना होता है, एवरीथिंग इज अबाउट देयर कंटेंट, कंटेंट इन उनका सब अपना चीजों से होता है। आपको क्या फायदा होगा? हाँ, वैसे आपसे पूछ रही हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज ये करेंगी, आप क्या समझते हैं कि ये म्यूचुअल बेनिफिट पे हर चीज उनको क्या बेनिफिट होगा मैं आ इससे? रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पे जो उनका कंटेंट होगा, कंटेंट वही रहेगा, प्रोफेसर बाहर का हो यहाँ का हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आईआईटी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, आईआईएम को पूरी दुनिया मानती है। और दूसरी बात क्या होगी, यहाँ पे जो क्रॉस कल्चर आपको मिलेगा, जो इंडिया में शायद मिलेगा, वो यूएस में ना मिल पाए। और कुछ कुछ लोग इसके लिए भी, अब किसी के पास पैसे ज्यादा है, क्या नहीं यार मैंने तो जी न्यूयॉर्क में ही पढ़ना है, तो ठीक है भाई, न्यूयॉर्क में पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें बच्चों, हमें स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं, इंडिया में ही इतना बड़ा मार्केट है, बाहर से नहीं भी है, कोई कोई जरूरत नहीं है। और अब हम क्या दे पाएंगे, इंडियन यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी, और ऐसी और भी जो भी यूनिवर्सिटी है वो हम दे पाएंगे। अब आपने सवाल पूछा था कि क्या क्वेश्चन था आपका, कि मेरे दिमाग ये से तो निकल गया। क्या उनको हाँ, क्या उनको फायदा, हाँ। बेनिफिट? देखिए, अभी ये जो यूनिवर्सिटीज है मोस्टली दे आर प्राइवेट फंडेड, एलुमनाई फंडिंग पे चलती, प्राइवेट फंडिंग पे चलती, रिसर्च करती है, पेपर्स लिखती है, दे हैव टू डू अ लॉट टू सर्वाइव। अब एक होता मार्केट एक्सेप्टेबल प्राइस पॉइंट, एक होता मार्केट प्राइस पॉइंट। मार्केट प्राइस पॉइंट में बोलूँ, मैं बैचलर्स का $1 लाख है साल का, बट मार्केट एक्सेप्टेबल प्राइस पॉइंट शायद $20,000 है। तो उनको भी पता, देखिए हम वहां नहीं करें इधर और ही नहीं, वो बंद करके यहाँ वहां से दुकान हटाओ, नहीं, तुम दुकान बढ़ा रहे हो, तुम अपनी लिटरली यू आर इंक्रीजिंग योर रीच, दिस रीच विल गिव यू द बेस लाइन दैट कैन गिव यू द मार्जिन। सो इवन इट विल मेक इजियर फॉर यूनिवर्सिटी टू सस्टेन। और मैं आपको यहाँ एक छोटी सी चीज बताऊं, मैं एक कंपनी में यूएस में काम करता था, और मेरे साथ के जितने लोग थे ये सारे सबमरीन ऑप्स के थे, सबमरीन ऑप्स, जितने इंजीनियर हमारे यहाँ थे, मोस्ट ऑफ द वे सबमरीन ऑप्स, यूएस नेवी। तो एक बार मैंने अपने इंजीनियरिंग हेड से पूछा, वो भी इंजीनियरिंग हेड भी सबमरीन ऑप्स का था। मैंने कहा भाई ये सारे सबमरीन वाले क्यों है, हमें कुछ
हम कुछ सबमरीन से कुछ ज्यादा सीखते हैं क्या? व्हाट डू वी डू दिस? उसने मुझे पूछा, कहता वेयर डिड यू डू बैचलर्स फ्रॉम? मैंने कहा मैंने तो इंडिया से किया था। कहता मास्टर्स। मैंने कहा यहाँ से? कहता तुम किस्मत वाले हो। मैं कहा क्यों? कहता यहाँ बैचलर्स इतना महंगा है कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता। मैं फिर? कहता वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद नेवी, 10 साल का, 5 साल का। नेवी हमें बैचलर्स कराती, फिर 6 साल 5 साल जो भी कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन हम नेवी में सब सर्व करते हैं। मुझे बता, कहता सुमित यू नो व्हाट इज अ सबमरीन? मैंने कहा हाँ, जो पानी के नीचे घूमती है। कहता नहीं। कह रहा सबमरीन इज अ मेटल ट्यूब वेयर यू डोंट नो वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, which part of the ocean you are. If something goes wrong, you will never be found. You will never know will you see the light of the day or not. There are at times months we are dip. We have no idea we are in friendly waters, hostile waters. It's life within a tube, within a fragile tube. That is submarine, and it's very compact space. बहुत तंग जगह होती. So you cannot imagine submarine. कह रहा हम submarine ops करके आते हैं so that we get our bachelors. उसके बाद हम फिर जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, we come into the corporate and the public market. तो इतनी बड़ी किल्लत है। मैं तो ये कहूंगा आपको आलिया जी, मेरा जो माई बिकॉज हैविंग लिव्ड देयर आई कैन टेल यू, बहुत से अमेरिकन यहाँ पढ़ने आएंगे। आप ये मेरी बात लिख के रखिएगा जी। they cannot afford. इसकी वजह ये है कि जो इंडिया की अट्रैक्शन है वो काफी कंट्रीज में उसके कल्चर की, और बहुत सारे लोग इस तरफ योगा की जिनको वो है वो भी आते हैं यहाँ पर। तो मैं समझती हूँ कि बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो आप अगर जब कल्चर देखते हैं तो ज्यादा रिच कल्चर यहाँ पर नजर आता है, और उनके लिए खास तौर पर, हम तो यहाँ पे रहने उनके। मुझे बताइए अब एक सबसे अहम सवाल जो हमारे लिए, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को वहां पे मिलेगी इजाजत और परमिशन और एडमिशन? अभी भी आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट तो यहाँ आते हैं पढ़ने, कोई स्टूडेंट्स के लिए रोका थोड़ी हमने। आपके पाकिस्तान के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं अब भी। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई में और ह्यूमैनिटेरियन एड में ऐसी कोई चीज आएगी, अल्लाह अंटिल कोई एक केस टू केस बेसिस में कोई दिक्कत ना आए। वैसे कोई ऐसा ब्लैंकेट बैन नहीं, आपके स्टूडेंट अब भी यहाँ पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं। इवन एज ऑन डेट देयर एंड दे आर सेफ एंड साउंड, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब ये कि उनको एडमिशन वहां पर लेने की और कोई मसला नहीं है उनकी? नहीं, अभी कोई ऐसी अभी भी कोई, अभी तो ये यूनिवर्सिटी जब आएंगी जब 1 साल 2 साल 3 साल, बट मुझे जो लगता है कि अभी भी जो आप हमारी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दे कम थ्रू द प्रॉपर फॉर्मेलिटीज एंड ऑल। अरे स्टूडेंटों से कोई बैर थोड़ी ना। वैसे भी हमारी लड़ाई कॉमन सिटीजन से नहीं है, कॉमन सिटीजन से हमें कोई मसला नहीं है। मसला है हुकूमत से, मसला है आर्मी से, कॉमन सिटीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान से तो बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की ऐसे जो कि बाहर जाना चाहते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं है वो जब ये देखेंगे तो इन यूनिवर्सिटीज में तो वो बहुत बड़ी तादाद में दाखिला लेंगे। बिल्कुल आलिया जी, पाकिस्तान के लिए नहीं, मैं तो 120-150 कंट्रियों की बात कर रहा हूँ। मैं तो उन 86% दुनिया की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी दुनिया जिसको इग्नोर किया गया। उस दुनिया को अब मेन स्ट्रीम करना, उसके लिए जो ईज ऑफ लिविंग है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, 50 चीजें आती है, वो सब चीजें धीरे धीरे मुयसर करानी। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। व्हाट एल्स इज ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट? वो इंडिया वो गलती नहीं कर रहा जो चाइना ने की, इंडिया वो गलती नहीं कर रहा जो जापान ने की, इंडिया वो गलती नहीं कर रहा जो कनाडा ने की। वी आर टॉकिंग ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड फॉर द डिप्राइव्ड वर्ल्ड, दैट इज हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड। इस चीज पे हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है। ये तो मैं कई बार, मेरे को कई सारे इंटरव्यू में पूछेगा, यार तुम बल्लू बाग से कल क्या करोगे? आई बीन ऑलवेज सेइंग वन सेंटेंस, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू डिफरेंट। 300 मिलियन स्टूडेंट है अभी, 300 मिलियन या 350 मिलियन का नंबर कोई कहता है, कोई 300 मिलियन कहता है। मैं 300-325 मिलियन हूँ, विच इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ तो मोदी जी का विजन है हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और हमारे यहाँ इतने यूथ है, 800 मिलियन यूथ है हमारे पास। ये यूनिवर्सिटियां कम पड़ जाएंगी कंपटीशन की दवा कंपटीशन में आएगी, ओवरऑल स्टैंडर्ड कंपटीशन से बढ़ता है, चीजें होती है। हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें प्लम्बर भी चाहिए, हमें फिटर भी चाहिए। सबका रोल एक सा है। और जब इकोनॉमी बढ़ती है, अभी तो देखिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जो 75 साल में वो 3.7 ट्रिलियन है, और जो आने वाले 8 साल में हम सोच रहे हैं वो 10 ट्रिलियन है। यानी कि जो 75 साल में नहीं, वो आने वाले 6-7 साल में होगा। जो मैंने आज तक नहीं देखा, वो चीज मैं आने वाले 7 साल में देखूंगा। तो उस चीज के लिए तैयारी भी तो उतनी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ तो इसलिए मैं तो कहता हूँ, एजुकेशन से बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई कौम में हो नहीं सकता। देयर इज नो बेटर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। जी, सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अगला टॉपिक जरा थोड़ी सी उसके पर भी बात कर लीजिए।
एक 140 कंट्रीज आप बुला रहे हैं, अभी तो आपकी G20 आ गए, क्या करेंगे सर? पूरी दुनिया को आप इंडिया में लाके बिठा देंगे या आप पाकिस्तान को जलाने के लिए ये सब कुछ करें? सही सही बता दें आप। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली जवाब दूंगा। ग्लोबल देखिए समिट, समिट साउथ साउथ समिट इसको क्यों कहा जा रहा है, ये भी बताइएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आलिया जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी न रिलीजियस बेस्ड है न पाकिस्तान बेस्ड है। ये मैं कई चैनलों पे बोल चुका हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकती है। न रिलीजियस बेस्ड है न पाकिस्तान बेस्ड है। तो ये पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी उल्टी है, ये रिलीजियस बेस्ड और ये इंडिया सेंट्रिक है। ना हमें पाकिस्तान का फर्क पड़ता, ना चाइना का, ना अमेरिका का, ना रूस का। हम देखते हैं हमारे लिए अच्छा क्या, और हमारे जो ये 86% ऑफ द वर्ल्ड है, 120 कंट्रियां करीब, इनके लिए अच्छा क्या, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है, हमारा टैगलाइन क्या है, पंच लाइन क्या है, वासुदेवम कुटुंबकम, लेट वर्ल्ड बी वन फैमिली। दुनिया के लिए जो भी अच्छा करना होगा, जो हमसे होगा, बिकॉज वी वांट टू कास्ट आवर इंप्रेशन ऑन द सैंड ऑफ टाइम। हमारी मंशा ये है कि हम अपना इंप्रेशन विल कास्ट ऑन द सैंड ऑफ टाइम, और दुनिया के लिए जो अच्छा करना होगा वो हम करेंगे। उसमें पाकिस्तान भी, आप देखिए आपके स्टूडेंट आते हैं आज के डेट में, आपके यहाँ दवाई तो जाती है ना, यहाँ से बिल्कुल जाती है। खान साहब ने दवाई नहीं रोकी थी, दवाई वही जा रही है, बाकी ट्रेड वेड रोक दिया था। बट देखिए हमने भी कभी दवाई नहीं रोकी, ना हमने स्टूडेंटों का वीजा कैंसिल किया। चाइना ने हमारे साथ ये कर किया था, चाइना ने हमारे साथ किया, पर साल 2 साल में चाइना की तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ी। चाइना होगा नहीं होगा वो तब बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें अच्छी बनेगी, जो जो टेक्नोलॉजीज आएंगी वो आपके यहाँ भी तो आएंगी, जो सामान आएगा आपके यहाँ भी आएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान को दबाने के लिए, जलाने के लिए, डोमिनेट करने के लिए, ऐसा नहीं कर रहे। आलिया जी, हम 120-150 कंट्रियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। हम अपना नहीं सोच रहे, जो हमने टैग लाइन हमारी लिखी उसको हम क्रियान्वित करके, उसको हम वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट टू द लास्ट लाइन एंड डॉट with sweat and blood. That is the commitment. Let's get what the world wants. Let's know what the world wants. That when we are at G20, वैसे भी हम अपने जैसे सिंगापुर हमारा दोस्त है, जैसे कई सारी कंट्रियां हैं मिडिल ईस्ट की, बहरीन है, यूएई है, वो we will be inviting them as special members. कोई हमारे दोस्त काफी सारी कंट्री है, वो are not part of G20 but we'll be inviting them as special members. उनसे हमारी दोस्ती है। बट दोस्तों को तो हमने बुला लिया, पर एक जो बहुत बड़ी दुनिया है आलिया जी, उनके बारे में, उनके मसाइल क्या है, G20 उनके लिए क्या कर सकता है। G20 का आपको मैं बता दूं, 85% of the world GDP, 80% of the international trade, more than 60% of the population lives in G20. G20 कहने को G20 अगर मैं यूरोपियन यूनियन को जोड़ूं तो 20-30 मुल्क और देखिए G50 हो जाता है। ठीक है। तो इस G50 में अब की बार अगर हमारे पास चीज आई है, हम क्या डिफरेंट कर रहे हैं। अगर फिर वही उसी चक्की में आटा पीसना, तो फर्क क्या हुआ। इफ वी कीप ऑन डूइंग व्हाट वी डिड लास्ट ईयर एंड होप दिस ईयर टू बी डिफरेंट, नो। अब की बार G20 भी हमारे पास आ रहा कॉन्फ्रेंस है, और उनके मुद्दे हैं कि हमें समझना है उनकी समस्याएं क्या है, परेशानियां क्या है। हम G20 की प्रेसिडेंसी लेके, एससीओ की प्रेसिडेंसी लेके, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हाउ कैन वी हेल्प टू चेंज द वर्ल्ड फॉर देम, हाउ कैन वी पुट देयर कंसर्न्स एंड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। आपको याद है डॉक्टर जयशंकर साहब ने पीछे बोला था कि यार यूरोप को लगता है जो यूरोप की प्रॉब्लम वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, पर वर्ल्ड की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं। ये एक धारणा हो गई है, जो 14% लोगों ने लगता है 86 से 80% की उनकी प्रॉब्लम नहीं है, पर जो 14% की प्रॉब्लम वो 86% की प्रॉब्लम है। इस चीज को खत्म करना, पावर 4 बिलियन कंज्यूमर्स इस 86% में है, पावर 86% में है। सबसे अमीर जिसको भगवान ने नवाजा है वो है अफ्रीका, और अफ्रीका ही सबसे गरीब है। इन चीजों को सुधारना पड़ेगा, इन चीजों को बदलना पड़ेगा। अफ्रीका इज रिचेस्ट बट येट द पुअरेस्ट। स्टारवेशन कहीं नहीं है, स्टारवेशन अफ्रीका में। अफ्रीका से अमीर कोई नहीं, किसी ने नहीं बनाया भगवान ने किसी को। बट आज ये विडंबना ये देखिए, हम 2 लाख किलो सोना यूएई से ले रहे। सोना यूएई में तो है नहीं, सोना निकलता कहां से, अफ्रीका से। अफ्रीका का सोना हम यूएई से खरीद रहे। इस दुनिया के इन चीजों को देखने का टाइम आ गया, इन चीज को बदलने का टाइम आ गया। आपको इंसान को और इंसानियत को देखते हुए चीजें आगे बढ़ानी पड़ेगी, और ये रोल निभाएगा भारत। इस चीज की प्रेसिडेंट सेट करेगा भारत, और इस चीज में ही ये कवायद है, कोशिश है कि इनको बुलाया जाए, इनके मसले समझे जाए, इनको रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि इनको लगे यार कुछ तो हमारे लिए बदला। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं मोदी जी क्यों जीत रहे हैं। मैंने कहा जब डेवलपमेंट घर तक पहुंच रही है, व्हेन इट इज डेवलपमेंट इज डिलीवर्ड टू होम, चाहे टॉयलेट हो, मकान हो, बिजली हो, पानी हो, कनेक्शन हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो वो कौन नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगी। ठीक उसी तरह से हाउ कैन वी चेंज देयर लाइव्स, दैट इज द मिशन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज द सोल पर्पस। इसका मतलब ये वासुदेव जी कि ये जो आप ग्लोबल समिट करवा रहे हैं, ये G20 से जुड़ी हुई ही एक समिट है। करेक्ट करेक्ट, आप मान सकते हैं ये G20 से जुड़ी। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए पाकिस्तान को क्यों नहीं इनवाइट किया?
पाकिस्तान से देख, आप जानते हैं कि ये अभी राजौरी में घटना हुई, अभी आप जानते हैं कि रोज कुछ ना कुछ मसले हो रहे हैं। आपने देखा कि 26 जनवरी का अटैक होना था, फॉइल हो गया। आपने देखा सिद्रा में 5 लोग मारे गए। आपने देखा अभी कुपवारा में शायद 10-12 एकेज और राइफल्स और वो पकड़ी गई। आपकी बात चाइनीज मेड बुलेट्स पकड़ी गई। तो ये जो चीजें हो रही है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जो अभी हालत है और जो हॉस्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। बाकी जो अच्छी चीजें निकलेंगी या जो चीजें आएंगी उसमें पाकिस्तान के लिए अगर कुछ होगा वो इनको मिलेगा, तब तो जो इंसानियत के लिए चीज होगी वो तो सबको मिलेगी। खैर, बट अभी जो लेकिन परिस्थिति है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि इंडिया जो कि अपने मुल्क को एक, यानी आपने ये सब जो बातें बताई उससे पता चल रहा है कि आपकी डेवलपमेंट और आपकी क्या सोच है। तो इस ये होते हुए भी आप जिस जो स्टेटस है इस वक्त आपका, तो आप एक नेबरिंग कंट्री है, उसके भी जिन कंट्रीज को आप बुला रहे हैं, मसाइल है, बिल्कुल ऐसे ही मसाइल हमारे पाकिस्तान के भी हैं। लेकिन आपने इस बिना पर नहीं बुलाया कि वो ये जो आपने बातें की वो तो कब नहीं चलती रही, यानी 75 ईयर्स में हमेशा ये कुछ चलता रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप बुलाते तो आपका जो है वो स्टेचर थोड़ा और बुलंद हो जाता? देखिए अभी आलिया जी, हो सकता, क्योंकि जहां तक मुझे पता है अब तक बुलाने का कुछ ऐसा प्रावधान है नहीं, जहां तक मुझे पता है। अभी है 2-4 दिन, हो सकता कुछ चेंज हो जाए, जिसका अंदेशा बहुत कम है। बट मेरा ये मानना है, देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी बोला था यूएन में, यार लेट्स स्टॉप बीइंग गुड टू ईच अदर, लेट्स स्टॉप टॉकिंग नाइस टू ईच अदर। देखिए मसाइल है, प्रॉब्लम्स है। अब मुझे ये नहीं पता कि टर्की को बुलाया नहीं बुलाया, मेरे हिसाब से शायद टर्की को भी नहीं बुलाया होगा, क्योंकि लिस्ट है नहीं मेरे पास, अभी मैं कमेंट कर नहीं पाऊंगा। पाकिस्तान और टर्की का आई एम डाउटफुल। पाकिस्तान तो खैर, अगर आप देखिए 3 तरह की सिचुएशंस होती है, आप दोस्त हो, आप दुश्मन हो, या आप न्यूट्रल हो। अगर आप दोस्त नहीं हो तो दुश्मन भी मत रहो, न्यूट्रल